28 मई 2023 की रात दिल्ली के शाहबाद डेयरी के पास साहिल नाम का एक 20 बरस का लड़का 16 साल की नाबालिग साक्षी पर चाकू से हमला कर देता है। वो साक्षी पर करीब 40 बार चाकू से हमला करता है। जब लड़की गिर जाती है तो साहिल वहीं पड़े एक पत्थर से उस पर हमला करता है। इस दौरान वहां से करीब 15 से 17 लोग गुजरते हैं, लेकिन कोई भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं करता है। हाँ, शुरुआत में एक लड़का साहिल के पास जाता जरूर है, लेकिन वो भी पीछे हट जाता है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जिसने भी देखा उसके जहन में एक ही सवाल आया, आखिर कोई भी साक्षी को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आया। दरअसल इन सब के पीछे था बायस्टैंडर इफेक्ट, जो कि भीड़ को डरपोक बना देता है। आखिर क्या होता है ये बायस्टैंडर इफेक्ट और इसे कैसे रोका जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने मध्य प्रदेश के मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से बात की। उन्होंने इस बारे में जो कुछ भी बताया उसे जानने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 1964 की बात है। अमेरिका के क्वींस शहर के केव गार्डन नाम की जगह पर 28 साल की किटी जेनोविस नाम की एक लड़की रहती थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 13 मार्च को जब किटी गेनोवीज अपने काम से लौट रही थी तो घर के सामने उस पर किसी ने हमला कर दिया। रेप के बाद उसे चाकू से गोदकर बुरी तरह से मारा गया। ये हमला लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान लगभग 38 लोगों ने अपने घरों से सब कुछ देखा। रेप के दौरान 28 साल की ये युवती चीखती रही, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक जब जेनोविस की मौत हो गई तब एक शख्स ने पुलिस को खबर दी। वहीं हमले के समय वहां मौजूद एक और शख्स ने बताया कि वो इस सब में शामिल नहीं होना चाहता था। तब मीडिया ने इस पूरे मामले को जमकर रिपोर्ट किया था। लोगों को लताड़ लगाते हुए डरे हुए लोगों की इस बीमारी को गेनोवीज सिंड्रोम नाम दे दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के 4 साल बाद एक्सपर्ट ने गवाहों के तमाशबीन बने रहने के इस पैटर्न को समझने के लिए एक प्रयोग किया, जिसके बाद बायस्टैंडर इफेक्ट की थ्योरी के बारे में पता चला। इस प्रयोग के दौरान कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाकर इंतजार करने को कहा गया। थोड़ी देर बाद वहां धुआं भरने लगा और लोग खांसने लगे, लेकिन 38% के अलावा किसी ने भी शिकायत नहीं की कि कमरे में कोई दिक्कत है। दूसरे प्रयोग के दौरान लोगों को कमरे में अकेला रखते हुए धुआं छोड़ा गया। इस दौरान 75% लोगों ने स्मोक की शिकायत की। साइकोलॉजी की ये थ्योरी कहती है कि जब भी भीड़ कोई हादसा या कत्ल या हमला होते हुए देखती है तो मदद की संभावना कम हो जाती है। वहीं अगर अकेला इंसान किसी को मुसीबत में देखे तो चांसेस है कि वो पीड़ित की मदद करेगा। ये तो थी बायस्टैंडर इफेक्ट थ्योरी। अब वापस आते हैं अपने शुरुआती सवाल पर कि आखिर साक्षी जैसे मामले में हमला देखने के बाद भी लोग बचाने क्यों नहीं आते हैं। इसके क्या फैक्टर हैं, इस बारे में मध्य प्रदेश के मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने विस्तार से बताया है। मेरे दृष्टिकोण से भारत जैसे देश में बहुत सारे फैक्टर काम कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये है कि हम ये चाहते ही नहीं है कि किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़े में मुझे पड़ना पड़े, कि अगर मैं इन्वॉल्व होता हूं तो कहीं ऐसा तो नहीं मुझे पुलिस बुलाएगी, मुझे कई जगह बयान देना पड़ेगा, मुझे कोर्ट तक में जाना पड़ सकता है, मैं विटनेस हो सकता हूं, फिर मुझे मेरे ऊपर वो खतरा हो सकता है, मेरी सेफ्टी पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है, इसलिए मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपराधी जो है वो मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है, मेरे लिए भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग मन में ये सोचते हैं कि कोई ना कोई तो हेल्प इनकी आकर के करेगा ही, तो एक प्रकार का नैतिक दबाव मुझे फील नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो इसकी हेल्प कर ही देगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नैतिक दबाव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी सिचुएशन में हेल्प करने के लिए। इसके उलट एक और कंडीशन होती है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है। मेरे मन में यह भी विचार आता है कि जब कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं क्यों हेल्प करूं। लेकिन इस बायस्टैंडर इफेक्ट को आखिर रोका कैसे जा सकता है, इस बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है, सुनिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि नैतिक दबाव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी अनजाने व्यक्ति की सहायता करने में। तो इसे हमें बचपन से ही पाठ्यक्रमों में, घर परिवार में सिखाना होगा कि हमें हेल्प हम कब करें, कठिन सिचुएशन में कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, इस बारे में जागरूक किया जाना बेहद जरूरी है। दूसरा मुझे लगता है कि जो कानून को लेकर के भय है
उसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है कि किस किस तरीके से हमें कानूनी प्रॉब्लम होंगी भी कि नहीं होंगी, अगर होंगी तो क्या होंगी। उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है सरलीकरण या चीजों को सहज होना जरूरी होगा, तब शायद लोग हेल्प के लिए आगे आए। वैसे बाइस्टैंडर इफेक्ट को पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। लोग अक्सर सड़क या गलियों में हो रहे हमलों को पर्सनल मानकर बीच में आने से बचते हैं। ऐसे में ये याद रखना होगा कि कितना भी पर्सनल मामला किसी के रेप या जान लेने या चोट पहुंचाने तक नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो दखल देना जरूरी है, लेकिन खुद को सेफ रखते हुए। वो कैसे कर सकते हैं, तो इस बारे में ओडिशा की साइकोलॉजिस्ट स्वागतिका सामंतराय बताती हैं कि अगर हमलावर के हाथ में चाकू या पिस्टल है तो उससे सीधा भिड़ने के बजाय जोर से चिल्लाने लगे। कई बार हमला करने वाला क्षणिक आवेश में जान लेने की सोचने लगता है। ऐसे समय में अगर जोर से आवाज होगी या लोग मदद के लिए चिल्लाएंगे तो हो सकता है कि उसका ध्यान बटे और वो इम्पल्स से बाहर आ जाए। लेकिन हर हाल में पुलिस को सबसे पहले कॉल करना जरूरी है ताकि समय रहते मदद मिल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।